साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये अपर प्राइमरी यूपी टेट एग्जाम 2025-26 से आपकी जुड़ी है। इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे सामाजिक अध्ययन से जुड़े जो है महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन से आपके जो है 60 प्रश्न बनते हैं, जिनमें जो है कौन कौन से विषय हैं पहले हम लोग ये जान लेते हैं। फिर इस वीडियो में आपको जो मैं इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे वो दरअसल आपको जो है नागरिक शास्त्र से जुड़े यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। फिर हम लोग नागरिक शास्त्र पे चर्चा करेंगे। दरअसल यदि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो विषय है वो आपके इतिहास है, आपका भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन होगा, शिल्पकला यानी गृह विज्ञान से होगा, आपका शारीरिक शिक्षा से होगा, और देखा जाए तो संगीत एवं आपका उद्यान जो है विज्ञान यानी जिसे आप कह सकते हैं फलों का संरक्षण या पौधों के संरक्षण को लेकर के या बागवानी को लेकर के होता है। अब ये तो रहे आपके जो है ये सारे विषय, और इन विषयों में जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका देखा जाए तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन। अगर खास करके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की बात की जाए तो यहाँ से लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपके इन जो है विषयों के बनते हैं। और इन विषयों के अंदर यदि बात की जाए, आखिरकार आपको इस वीडियो में मैं आपको एक आइडिया ये दे रहा हूँ कि इन सभी विषयों की तैयारी यदि आपको बहुत अच्छे से करनी है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई चीज़ें ज़्यादा बाहर से ना आए, तो बस आपको जो आपके परिषदीय विद्यालयों में जो 6 से 8 तक की जो आपकी बुकें लगाई गई हैं, चाहे वो पर्यावरण की हो, शिल्पकला की हो, चाहे आपकी जो भी संगीत की हो, जो भी जितने भी इतिहास, भूगोल के जो जिन विषयों की मैंने बात किया, यही जो है यूपी टेट एग्जाम के आपके 6 to 8 के सिलेबस निर्धारित किए गए हैं। तो आपको बस 6 से 8 की इन्हीं बुकों को एक तरफ से आपको जो है अच्छे से उसको समराइज करना है। आप एक हाइलाइटर रखिए और हाइलाइटर रख करके आपको जो जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो पहले तो आपको एक सिलेबस रखना पड़ेगा। आप एक सिलेबस, जैसे इतिहास है तो उसके इतिहास विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनने हैं। जैसे मैं नागरिक शास्त्र के इस वीडियो में प्रमुख टॉपिकों को बताऊंगा कि आप किन किन प्रमुख टॉपिकों को आपको तैयार करना है। तो आपको किताब सबसे ज़्यादा अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप 6 से 8 तक की जो परिषदीय की बुकें हैं उन्हीं के जो सारे विषय चलाए जाते हैं उनको आपको अच्छे से बस पढ़ लेने की ज़रूरत है। एक भी क्वेश्चन देखा जाए तो बाहर से आने वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो 6 to 8 को लेकर के ही निर्धारित किया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं जिस विषय को लेकर के आए हैं। साथियों, ये नागरिक शास्त्र की आपकी पहली वीडियो है और इस तरीके की हम आपको बस केवल 7-8 वीडियो के अंतर्गत या ज़्यादा 5 वीडियो 6 वीडियो के अंदर ही आपका यहाँ से जो 8-10 नंबर के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं यूपी टेट एग्जाम में वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ये साथियों पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपका जो सिलेबस जो डिसाइड किया गया है वो उस सिलेबस के अंतर्गत खास कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यदि बात की जाए जो है पंचायती राज व्यवस्था की, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। अब आपका नगर पंचायतों से क्वेश्चन होगा, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के होगा। अब खास करके भारतीय संविधान को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान कब बन के तैयार हुआ, संविधान से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं। संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे दोहराए गए हैं, पूछे गए हैं। मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकार को लेके, नागरिकों के कर्तव्य को लेकर के, और खास करके संविधान की प्रस्तावना को लेकर के कुछ इस तरीके का। और उसके बाद भारतीय संविधान से जुड़े जो प्रमुख अनुच्छेद हैं एवं जो संशोधन किए गए हैं, और इसके अलावा जो कुछ प्रमुख जैसे आपके प्रमुख जो है अधिनियम है, जैसे आपका जन सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कुछ जैसे जो प्रमुख अधिनियम है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो खास करके यदि आप अगर 6 से 8 तक की जो नागरिक शास्त्र की जो बुक है अगर उसी को आप उठा लेते हैं और उसको जो है अच्छे से अध्ययन करके इन जो पहले तो आप सिलेबस को क्लियर कर लीजिए, सिलेबस देखिए नागरिक शास्त्र का,
और फिर वहाँ पे जाइए कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन आपके बने हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर का आप अध्ययन करिए। फिर उसके बाद आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए अब साथियों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आपके जो नागरिक शास्त्र से आपके 8 से मिनिमम आप देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन हर हाल में बनता है। तो इस वीडियो की खासियत ये होने वाली है कि यहाँ मैं किसी टॉपिक से आपका मात्र यहाँ एक क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सवाल आप या जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके यूपी टेट एग्जाम में, मैं उनको बहुत ही सरल आसान भाषा में यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन इस वीडियो में करूँगा। बस साथियों आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ पाएँ कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सीधा जो है आपका जो है, तो यहाँ जो पहला ही प्रश्न लिया गया है वो ये है आपका कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किन किन राज्यों में लागू किया गया। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात हो रही है कि जब पंचायती राज व्यवस्था, अब यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बने हैं। पहली बात एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो देखिए जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वह 2 अक्टूबर 1959 को लागू की जाती है। अब ये जो है सबसे पहले जो है किस राज्य में लागू की गई, तो जो सर्वप्रथम जो है आपके राजस्थान राज्य में लागू की जाती है। कई बार पूछा है कि यह राजस्थान राज्य के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई पंचायती राज व्यवस्था की, तो वो आपका था नागौर जिला। ये ध्यान में रखना है कि नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत जो है की जाती है। यह भी क्वेश्चन बने हैं। फिर इसके बाद दूसरा राज्य कौन था जहाँ पे राजस्थान के बाद लागू किया गया, तो वो आपका आंध्र प्रदेश था। यही आपसे पूछा गया है कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को किन किन राज्यों में लागू किया गया, तो एक एक साथ 2-2 राज्य रहेंगे, तो फिर राजस्थान और सेकंड आपका आंध्र प्रदेश है। इतना ही नहीं, इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई, इसकी लास्ट सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए बलवंत राय मेहता एक समिति थी लास्ट में, और उसी समिति की अनुशंसा को माना जाता है और उन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। क्योंकि आगे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो है जैसे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरों में बटी है, तो वो 3 स्तर में बटी होती। एक आपकी जिला पंचायतें, एक आपकी क्षेत्र पंचायतें, एक आपकी ग्राम पंचायतें। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है आपकी जो है लागू की जाती है। तो यहाँ इस तरीके के जितने मैंने 5-7 क्वेश्चन आपको इसमें बताए, ये सारे आपके पूछे गए हैं बार बार। जो यूपी टेट एग्जाम चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे अपर, खास करके अपर में बहुत ज़्यादा यहाँ से हर हाल में। एक चीज़ और इसी जगह मैं आपका क्लियर कर दूँ कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो देखिए भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को एक अधिनियम रूप, एक जो है कानूनी रूप दिया गया। ठीक है, तो ये समझना है कि 11वीं अनुसूची, 12वीं जो अनुसूची है वो आपकी नगर पंचायतों से जुड़ी हुई है। तो ये रहा यहाँ पर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो पहली बात समझना है कि इस प्रश्न का जवाब पहले सुनिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है। तो देखिए इसका जो निर्णय करता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी स्पीकर करते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धन विधेयक जो बिल होती है वह किस जो है सदन के द्वारा लाई जाती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों और केवल। तो ये जो बिल लाई जाती है ये राज्यसभा इस बिल को नहीं लाती है, इस बिल को हमेशा लाने का काम आपकी लोकसभा करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दरअसल यदि जो है धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक की बिल अगर पारित, मान लीजिए इसने कोई बिल है धन विधेयक की, वो लोकसभा ने उसे पारित कर दिया तो उसे राज्यसभा में जाना होता है। उसे कितने दिन का समय दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो धन विधेयक के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि वो पारित कर दे तो भी ठीक, नहीं तो वो जो है उसे पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के ऊपर लोकसभा जो है कोई भी उस पर अवरोध नहीं कर सकती है। सर्वे सर्वा जिम्मेदार राज्यसभा नहीं कर सकती है, सर्वे सर्वा जिम्मेदार आपकी लोकसभा होती है। 14 दिन का समय दिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और एक चीज ध्यान देना है
इस टाइप का भी क्वेश्चन बना है कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो आपका है अनुच्छेद 110, ध्यान में रखना है। आगे है राज्यसभा के कितने सदस्यों, यहाँ पे पहले चलते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोहराया गया है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। देखिए, संवैधानिक सरकार का अर्थ यही है कि संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार चलाई जाए, यानी जो भारतीय संविधान है उसके जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार सरकार का चलाया जाना ही आपका संवैधानिक सरकार कहलाता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्यों, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो जो है आपके साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, खेल से हो सकते हैं, मतलब इस तरीके का विविध, पत्रकारिता के क्षेत्र से भी आते हैं। तो जो विविध क्षेत्रों के जो यूनिक पर्सन होते हैं उन्हें जो भारत के राष्ट्रपति जो है उन्हें डायरेक्ट जो है आपके जो है राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। 12 उनकी संख्या होती है, ये ध्यान में रखना। आगे है, बहुत यूनिक क्वेश्चन लगा, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, यह किसका विचार था। देखिए, यह विचार था बाबा भीमराव अंबेडकर का। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि भाई सभी भारतीयों को मतदान का राइट होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कुछ भी हो, क्योंकि बाबा साहब जो है पूरा उनका जीवन ही जो है दलित समाज के उत्थान के लिए लगा रहा, इसीलिए उन्हें जो है शिल्पकार भी बोला जाता है, संविधान का उन्हें जनक भी बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान देना है, आगे जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, यूनिक भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से अधिकार को, यानी बाबा साहब जो है किस अधिकार को जो है उन्होंने संविधान की आत्मा या उसे हृदय बोला था। देखिए, जब बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो संविधान की आत्मा या हृदय जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। यानी जो अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसे संविधान की आत्मा या उसे ही उन्होंने हृदय बोला था बाबा साहब ने। उसके पीछे कारण क्या है समझ लीजिए, इसलिए उन्होंने इसे आत्मा या हृदय बोला था। इसका कारण ये था साथियों कि जैसे देखिए, आप किसी भी नागरिक को, मान लीजिए भारतीय नागरिक हो, उसको संविधान द्वारा लिखित जो है सारे मान लीजिए जो मौलिक अधिकार हैं अगर उसे न मिले, अगर कोई नागरिक उसका हनन करता है तो आप हमें सारा राइट दे दो, लेकिन अगर हमारा कोई राइट का हनन हो रहा है तो हम जाएंगे कहाँ, हम अपनी गुहार कहाँ लगाएंगे, इसकी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा, संरक्षण कौन करेगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 जो है वो आपका यहाँ पे बात बोली गई है कि जो उच्चतम न्यायालय होगी, जो सुप्रीम कोर्ट होगी, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगी, सुरक्षा करेगी। तो इसीलिए बाबा साहब ने इसे जो है संविधान की आत्मा कहा कि भाई हमने राइट तो दे दिया, लेकिन राइट मिलना चाहिए। अगर इसका हनन हो रहा है तो व्यक्ति जाएगा कहाँ, तो यही अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे घुमा के आ जाए कि भाई जो है किसे संविधान की आत्मा बोला जाता है, तो वहाँ देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो संविधान की आत्मा है या हृदय है या संविधान की उसे कुंजी भी बोला जाता है, वो आपकी बोली जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दरअसल भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस तरह से लिखी ही गई है कि यदि उस प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो फिर आपको हमारा भारतीय संविधान क्या है वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से होकर के बाहर निकल आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। और जब क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है और वहां पे बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग न हो, अगर आ जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग बताना है तब तो आप जो है अनुच्छेद 32 को टिक करिएगा। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ आपसे संविधान की आत्मा या कुंजी पूछा जा रहा है, तो आपका टिक हमेशा किस पे लगेगा, संविधान की प्रस्तावना पे। ये चीज आप डिसाइड कर लीजिए। अब आगे है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या। देखिए, कोई राज्य की विधानसभा हो उसकी अधिकतम संख्या जो भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है वो अधिकतम 500 है और मिनिमम 60 है। 60 से कम नहीं और 500 से ज़्यादा नहीं लोकसभा की सीटें। लेकिन इसके अपवाद हमारे ऐसे 3 राज्य हैं जैसे गोवा,
में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में सबसे कम है, वहाँ पे 32 ही जो है विधानसभा की सीटें हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। आगे है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकता है। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पद वह जो है पद को धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे राज्यपाल बना सकता है। और हटाने की रही बात, तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल को हटाने के लिए कि देखिए उसकी असमर्थता के आधार पे, तो इस तरीके से कहीं कोई अगर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिरकार किसी राज्यपाल को हटाने के लिए, उसे पद से हटाने के लिए कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कदाचार के बेस पे या अक्षमता, जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रावधान है, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया से, असमर्थता के बेस पे 2-3 कारण हैं, तो वो इनमें कोई ऐसा कारण नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे बना दे, अगर हटाने का कोई संविधान में उल्लेख नहीं कि किस तरीके से राज्यपाल को हटाया जाएगा। आगे बात है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मौलिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। यानी अब शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार बन गई है। वो कब से बनी, किस संविधान संशोधन से बनी, तो देखिए वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है, जिसमें जो है भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 पहले से था ही, जीवन जीने का अधिकार था, जिसमें 21 को, तो 21 को के अंतर्गत जो है मौलिक शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट दिया गया, यानी मौलिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया। वो आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना है कि उसी टाइम 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया। वहीं जो है अगर बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। दरअसल मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके नागरिकों के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा जाता है। उस समय जब जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 हो गई। वो 11वां कौन मौलिक, देखिए एक तो अधिकार भी दिया गया बच्चे को, और जो है वहाँ पे नागरिकों को मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया। वो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें यही बात बताई गई कि जो अभिभावक होंगे, यानी जो बच्चे के संरक्षक होंगे, वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलाना उनका एक नैतिक दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। वो अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, ना ही किसी जोखिम भरे काम में उनको लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, तैयार रखना है। अब आगे देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा। देखिए जब 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में होता है, देखिए दरअसल जब 42वां संविधान संशोधन की बात आती है तो एक तरह से उसे मिनी संविधान, देखिए उस समय बहुत ज़्यादा संविधान में संशोधन किए गए थे, उतना बड़ा संविधान में संशोधन अब तक नहीं हुआ। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 1976 में बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। उसी समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जाए तो एक बार अब तक संशोधन हुआ। उसमें क्या जोड़ा गया था, यहाँ तो आपसे पंथ निरपेक्ष पूछा है, हालांकि तीनों पूछ सकता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, यानी हमारा भारत अखंड है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, किसी भी एक धर्म की वरीयता नहीं है, सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की, मानने की अबाध रूप से आज़ादी है। तो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी अखंडता शब्द जो है जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कहाँ जोड़ा गया, संविधान की प्रस्तावना में, जिसे संविधान की कुंजी या जिसे संविधान की आत्मा बोला जाता है। आगे है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर, जब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पे कब अंतिम रूप से सभी सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया, तो दरअसल
जो हस्ताक्षर सभी सदस्यों ने किया वो 24 जनवरी 1950 को किया था। अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब बन के पूर्ण रूप ले लिया था, यानी कब उसे पूर्ण रूप से मतलब बन करके तैयार हो गया था, संविधान पूर्ण किया गया, वो 26 नवंबर 1949 को ही देखा जाए तो संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप दे दिया था, बन के तैयार हो गया था। इसीलिए जो है 26 नवंबर को जो है विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब यदि बात की जाए इन सभी, अब देखिए 26 जनवरी अगर 1950 को देखा जाए तो ये जो संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार था, इसे लागू कर दिया जाता है। इसीलिए जो है हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी दिन से हमारा जो देश है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जब आएंगे, ज़्यादातर कब पूर्ण किया, कब पूर्ण हुआ, कब सदस्यों का, ये चीज़। अब आगे ग्राम पंचायतों के कितने पक्ष हैं इसकी चर्चा मैंने कर दिया कि ग्राम पंचायतों के 3 पक्ष होते हैं। एक आपकी होती है आपका जो है ये जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा यूनिक है भारतीय संविधान की भाषाओं की बात। देखिए जो भारतीय संविधान की वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। अब उनमें हम बात कर लें जरा कि 8वीं अनुसूची की। देखिए जो हमारी दरअसल 8वीं अनुसूची है उसका सीधा सा संबंध जो है भाषा को लेकर के है। जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो है मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही जो है मान्यता मिली हुई थी, लेकिन जो है अब वर्तमान में की जाए तो वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, यानी 22 भाषाओं को आज के डेट में मान्यता मिली है, स्वीकृति मिली है। तो ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में 22 भाषाएं आपकी हैं। आगे है भारत का, देखिए राज्य, तो आपने देखा है कि भारत का 26वां राज्य, तो भारत का 26वां राज्य कौन बना था, तो भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़। देखिए 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़ याद रखना है। तो 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ था। 27वां राज्य जो बना वो आपका उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के बाद आपका जो है झारखंड बनता, झारखंड बना 28वां राज्य। और 29वां राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना, और ये आपका बनता है 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है। तो 26वां राज्य आपका कौन है, तो 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़। आगे बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन अब भी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को इन टॉपिकों से अच्छे से तैयार करना है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वित्त आयोग का गठन, देखिए जो वित्त आयोग का गठन होता है उसका जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के अनुसार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग के गठन की बात करता है। आगे है संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। देखिए जो संविधान के अंत में जो अभी मैंने इसके पहले जो जिक्र किया आपसे, देखिए क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो देखिए जो है 1976 में देखिए इसे लागू किया गया, लेकिन इसके पहले जो है 1975 या 74 के आसपास कांग्रेस की सरकार थी। उस समय आपके देश में कैजुअलिटी का माहौल चल रहा था। तो उस समय जब संविधान बना तो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य डिसाइड नहीं हो पाया था, उसकी ज़रूरत संविधानविदों को नहीं समझ में आई थी। लेकिन बार बार देश में जब आपातकालीन कंडीशन बने तो ये दिमाग में आया कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस ने जो है एक समिति का गठन किया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जो है उन्होंने अपनी संस्तुति दी, और उन्हीं के बेस पे जो है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही जो है संविधान के मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके जोड़ा जाता है। उसे संविधान भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जगह प्रदान की जाती है। बाकी चर्चा मैं पहले कर दिया हूं। अब चलिए आगे, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सीधा सा संबंध मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा को लेके था। अब देखिए भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। देखिए भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है पारित किया जाता है, याद रखना है। लोक विहीन देखिए भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो ये जयप्रकाश नारायण द्वारा। इन्हें जननायक भी बोला जाता है। संविधान सभा
कि हाँ, ये है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, वह जो है किसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो देखिए, जो है ब्रिटेन की सरकार ने मार्च 1946 में एक मिशन तैयार किया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के थ्रू किया जाता है। यह जो है मार्च 1946 में भारत आया। अब देखिए, यदि बात की जाए संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब की गई, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से इसका अध्यक्ष चुना गया था। बाकी 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से इसका जो है क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि लोक अदालत। देखिए, बहुत ज़्यादा यूनिक है कि लोक अदालत कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक अदालतें मतलब किस राज्य में सबसे सर्वप्रथम लोक अदालतें लगाई गई। तो देखिए, जो भारत में सबसे पहले किस राज्य में लोक अदालत लगाई गई, तो वो राज्य था आपका गुजरात। कब लगाई गई, तो 1982 ईस्वी को लोक अदालत लगाई गई। देखिए, लोक अदालतों का किसे जन्मदाता कहा जाता है, तो जो लोक अदालतों के जन्मदाता हैं वो आपके हैं पीएन भगवती को बोला जाता है। यानी जो पीएन भगवती थे, ये आपके जो है पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस थे भारत के। तो जो पूर्व चीफ जस्टिस आपके थे, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपके भारत के थे, जिनका नाम था पीएन भगवती, ये उन्हीं की देन है। यानी उन्हीं की देन है भारत में जो है लोक अदालतों का गठन करके मामलों का निस्तारण किया जाना। तो ये इन्हें जो है इसका जो है निर्माता भी बोला जाता है। यानी भारत में लोक अदालतों का जन्मदाता पीएन भगवती को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति जो है किन किन लोगों के द्वारा की जाती है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, देखा जाए तो भारत का दूसरा नागरिक होता है, सेकेंड नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक आपके भारत के राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो यहाँ पे इनका जो निर्वाचन होता है तो ये संसद के दोनों सदनों द्वारा बस किया जाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के चयनित सभी सदस्यों के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है यानी चुना जाता है। साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन रहा। साथियों, इस वीडियो में आपने देखा जो है कि बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन तो एक थे, लेकिन उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के अब तक यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने सभी का एक्सप्लेन करने का काम किया। यदि इस तरीके से आपके पास 4-5 वीडियो और बना के मैं ले आऊँगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा यूपी टेट एग्जाम यानी जो 6 to 8 के बीच अपर प्राइमरी का आपका होता है, जहां बात नागरिक शास्त्र की होगी, 100% इन्हीं 5-6 वीडियो के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथियों, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी ने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अपना आप कमेंट देते रहे और इस तरीके की वीडियो आगे भी आप चाहते हैं, तो साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लर्निंग अड्डा 21 चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दीजिए, अपना कमेंट दीजिए। और साथियों जो है मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।